हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज़ विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 समकालीन विश्व राजनीति का जो चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत, उसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि दो ध्रुवीयता का क्या मतलब है, और दो ध्रुवीयता यहाँ पे दो सुपर पावर कंट्रीज़ को दर्शाती हैं। एक है यूएसए अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। जब इन दोनों के जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद ये दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज़ 1945 से लेके 1991 तक ग्लोबल पॉलिटिक्स में, दुनिया की राजनीति में रूल करती हैं, डोमिनेट करती हैं, इन्हीं का प्रभुत्व रहता है। और ये दोनों एक दूसरे से विचारधारा के आधार पर, हथियार के आधार पर एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में इन दोनों में आपसी दुश्मनी हो जाती है। और ये ही इनकी जो आपस की जो दुश्मनी है वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चला। 1991 में, क्योंकि 1970s के बाद से रशिया जो था, जो बेसिकली जो सोवियत संघ था, वो धीरे धीरे वीक होने लगा। और जब वो कमज़ोर हो गया 1990 तक आते आते, तो सोवियत संघ टूट गया, कमज़ोर हो गया, टूट गया। और दो ध्रुव में से, मतलब दो शक्तिशाली देशों में से एक शक्तिशाली देश टूट गया, कमज़ोर हो गया, और दुनिया में इस तरह दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है। इस चैप्टर में लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ दो ध्रुवीयता का अंत में, सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ की क्या विशेषताएं। आज हम टॉपिक करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बारे में आपको स्पष्ट बताना है, और ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होता है, जब भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आइदर इट इज़ इन पॉलिटिकल साइंस में हो, ज्योग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, जो भी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, वहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आंसर करने से पहले एक फ्लो चार्ट बना दिया जाए। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आप अपने उसमें जो आंसर लिखने वाले होते हैं, उसमें एक बेसिक आइडिया टीचर को कन्वे कर देते हैं, बता देते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ। और फ्लो चार्ट से टीचर एग्जामिनर को एक हेल्प मिल जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में बताएं। जैसे कि मैं पहले ये आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, और इस क्वेश्चन ये टॉपिक कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट में आपको कैसे इंक्लूड करना है। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो सोवियत संघ के विघटन के जो सबसे बड़ा कारण ये था कि सोवियत संघ में जो अधिकांश संस्थाएं थी, आपको आपको वो पॉइंट याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ में जो भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, उस पर एक ही पार्टी का डोमिनेंट था, और वो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का ही सोवियत संघ की सभी संस्थाओं पर नियंत्रण था, उसका प्रभुत्व था। और क्योंकि जब एक ही दल और एक ही पार्टी का सभी संस्थाओं पे प्रभुत्व था, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शंस, प्रशासन में खुलेपन का अभाव होने लगा, और संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत महसूस होने लगी। और ख़ासकर ये 1970 के बाद से ज़्यादा महसूस होने लगी। लेकिन सोवियत संघ में सभी संस्थाओं पर एक ही पार्टी का नियंत्रण था, जिसके कारण ये संस्थाएं में सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन एक ही पार्टी का डोमिनेंस होने की वजह से इन्हें सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और चूंकि एक ही पार्टी का नियंत्रण था, तो इन्हें, क्योंकि इलेक्शंस तो होते नहीं थे, तो इनके मन में ये भी नहीं था कि इलेक्शंस होंगे तो जनता को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि जनता को प्रॉब्लम हो रही है, आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ना ये सुधार करना चाह रहे थे, और ना जनता जो सोवियत संघ की जो प्रॉब्लम फेस करने लगी थी, उसके प्रति भी वो उत्तरदायी नहीं थे, और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन थे। उदासीन मीन्स कि दे वर वेरी लाइक नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था जनता कितनी प्रॉब्लम में है, महंगाई बढ़ रही है, इन सब से इनको कोई लेना देना नहीं था। तो पहला कारण ये था कि जब विघटन का कारण कैसे बना ये, कि जब आप जनता की समस्याओं के प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो उसका एक बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि धीरे-धीरे जो जनता है वो सरकार से दूर होने लगती है, और जनता रिबेलियस होने लगती है, विद्रोही होने लगती है। और जब किसी देश की जनता ही अपने सरकार के साथ नहीं रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो देश कमज़ोर होगा। उसके बाद दूसरा रीज़न ये था कि प्रशासन और राजनीति में एक ही दल का प्रभाव था, और वो एक दल कौन-सा था? कम्युनिस्ट पार्टी।
आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का ही प्रभुत्व था सारी संस्थाओं पर, जिसके कारण प्रशासन में बहुत सारा भ्रष्टाचार था। क्योंकि क्या होता है डेमोक्रेसी में, क्या होता है कि विपक्षी दल होते हैं, पक्ष दल होते हैं, सरकार वाला दल होता है। तो विपक्षी दल सरकार के पार्टीज पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है, देख-रेख करती है कि भाई कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा। वहाँ पे सभी संस्थाओं में एक ही पार्टी थी, तो वो भ्रष्टाचार कर रही थी, उन पे कोई सवाल उठाने वाला था नहीं। और भ्रष्टाचार भी था और खुलेपन का अभाव भी था। खुलेपन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सरकार क्या डिसीजन ले रही है, इसके बारे में जनता को पता ही नहीं है। सब अंदर ही अंदर हो रहा है कि सरकार कितना खर्च कहाँ कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि एक ही पार्टी का सारे इंस्टीट्यूशन में सोवियत संघ में प्रभुत्व था, इस वजह से भ्रष्टाचार भी अधिक था और खुलेपन का अभाव था। और जब भ्रष्टाचार अधिक होगा किसी भी देश में, खुलेपन का अभाव होगा, जनता को पता नहीं चलेगा कि उस देश में क्या हो रही है, सरकार क्या नीतियां बना रही है, कहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है। सो उस केस में क्या होगा कि देश धीरे धीरे अंदर से इंटरनली वीक होगा और करप्शन किसी भी देश को इंटरनली आंतरिक रूप से कमजोर कर देता है। और यही आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण भी बना। सोवियत संघ में रूस के प्रभुत्व के कारण, अच्छा दरअसल क्या था कि स्टूडेंट्स, जो सोवियत संघ बना था, सोवियत संघ जो यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है, एक्चुअली इसका बनने का प्रोसेस जो था 1917 से लेके 24 तक सोवियत संघ बना था। पहले ये रूस था, रूस सेंटर में था और सोवियत संघ बाकी 15 देशों से 14 देशों से मिलकर बना था। और इनका ही ये ग्रुप क्या कहलाता था, सोवियत संघ। और इसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये बहुत सारे देश हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे देशों से 14 देशों से मिलकर, और बीच में सेंटर में कौन था, रशिया। तो इन सभी देशों के ग्रुप आपस में मिल जाते थे, मतलब 14 प्लस 1 रशिया, 15 देश हो गए। और ये आपस में मिलकर इन्होंने एक देश बनाया जिसका नाम पड़ा सोवियत संघ, यूएसएसआर। और ये पूरा प्रोसेस 1917 टू 1924 तक चला और 1924 में यूएसएसआर एक देश के रूप में स्टैब्लिश हुआ। तो लेकिन ये जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, इसमें रूस का प्रभुत्व था। प्रभुत्व का मतलब क्योंकि रूस ही इन 15 देशों में सबसे बड़ा देश था और पावरफुल देश था। तो रूस का प्रभुत्व था, रूस डोमिनेट करता था यूएसएसआर में। जो रूस कहता था वही बाकी 14 देशों को और यूएसएसआर को करना पड़ता था। तो सोवियत संघ में रूस के प्रभुत्व के कारण सोवियत संघ में शामिल अन्य देश जो बाकी जो 14 देश थे, एग्जाम्पल के तौर पे बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य कौन से गणराज्य हैं, जो यूरोप में बाल्टिक सी के पास, यूरोप में आप मैप देखेंगे, यूरोप में जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो एक बाल्टिक सी का रीजन पड़ता है, बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी के पास 3 देश हैं, जो है एस्टोनिया, लताविया जिसे लैटविया कहते हैं, और लुथानिया। ये 3 देश हैं। और इन क्योंकि बाल्टिक सी के बिल्कुल बगल में ही ये कोस्टल कंट्रीज हैं, तो इसलिए इन्हें बाल्टिक स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, बाल्टिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, एस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया। तो सोवियत संघ में चूंकि रूस का प्रभुत्व था, तो बाकी जो 14 देश थे जो यूएसएसआर के पार्ट थे, और यूक्रेन, जॉर्जिया, वहाँ की जनता खुद को उपेक्षित, उपेक्षित का मतलब होता है नेग्लेक्ट, उनको फील होने लगा कि रूस ही अपनी दादागिरी कर रहा है सोवियत संघ में, हमारी बात तो मानी नहीं जा रही है। और जो क्योंकि रूस का ही सोवियत संघ में रूस का ही कल्चर डोमिनेट करता था, रूस जो डिसीजन लेता था वही सारी बात फॉलो करना पड़ता था इन बाकी 14 देशों को। सो वहाँ की जनता खुद को महसूस करने लगी कि यार हमें सोवियत संघ में नेग्लेक्ट किया जाता है, हमारी कल्चर को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके कारण इन देशों में राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म और संप्रभुता की भावना पैदा हुई। इनके मन में ये हुआ कि भाई हम भी तो एक देश है, हमारी भी तो बात को मानना चाहिए। तो इन देशों की जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रीयता कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमें अपनी कल्चर, अपने लैंग्वेज को फॉलो करना है। क्योंकि सोवियत संघ में रशियन कल्चर और रशियन लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। सो इन देश की जनता में लगा कि इन मतलब जो बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया के देश थे, इनको लगा कि नहीं, हमें अब सोवियत संघ से अलग होना चाहिए, क्योंकि इनके कल्चर को, इनकी बातों को, इनके लैंग्वेज को नज़रअंदाज किया जा रहा था, उपेक्षित किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है, जब सोवियत संघ में शामिल दूसरे देशों को ये फील होने लगेगा कि रूस दादागिरी कर रहा है, रूस अपनी बातों को मनवा रहा है सोवियत संघ में, और दूसरे देश जब नेग्लेक्ट, उपेक्षित महसूस करने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर होगा। इस वजह से आगे चलकर 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ के संसाधनों का अधिकतम उपयोग आधुनिक हथियार और परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाने लगा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दरअसल आपको याद होगा शीत युद्ध का टाइम पीरियड चल रहा है। शीत युद्ध में सोवियत संघ क्या करना चाह रहा था, सोवियत संघ की जो शीत युद्ध में जो लड़ाई थी,
यूएसएसआर सॉरी अमेरिका के साथ थी, और अमेरिका के साथ उसकी जो लड़ाई थी वो हथियारों को लेकर भी थी कि दोनों में से किसके पास बेहतर हथियार है। तो सोवियत संघ क्या करता था, जो भी वो अपने एडवांस वेपन्स बनाता था, आधुनिक हथियार बनाता था, उन हथियारों को बनाने में अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करता था। रिसोर्स का मतलब क्या है? पैसा, इंडस्ट्री। तो भाई जो भी उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, आर्थिक संसाधन थे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी संसाधन थे, सभी संसाधनों का अधिकतम यूज वो अपने हथियार बनाने, बेहतर से बेहतर और एडवांस वेपन्स बनाने के लिए यूज करता था। और जाहिर सी बात है, जिस देश में संसाधन का मैक्सिमम यूज हथियार बनाने के लिए होगा, पैसे का मतलब आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आप 80 रुपए खर्च कर रहे हैं हथियार खरीदने में, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। इकोनॉमी को जितना पैसा चाहिए वो पैसा उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारा पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? हथियारों को बनाने में। तो देश क्या होगा? इकोनॉमिकली वीक होगा। तो जब आप सारा पैसा आप हथियार बनाने में लगाएंगे तो देश आर्थिक रूप से क्या होने लगेगा? आर्थिक रूप से कमजोर होने लगेगा। और जब देश आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि देश धीरे धीरे टूटेगा ही, विघटित ही होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि सारे आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल आधुनिक हथियार बनाने में लगाने की वजह से देश यूएसएसआर जो था आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, जो उसके विघटन का आगे चलकर कारण बना। उसके बाद उसके बाद अन्य क्या रीजंस थे कि सोवियत संघ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे का मतलब है परिवहन, ऊर्जा, सड़क आदि के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। पश्चिमी देश का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, जो अमेरिका और अमेरिका के गुट में शामिल देश थे, उनसे पिछड़ने लगा, और खासकर अमेरिका से पिछड़ने लगा, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज का यूज वेपन्स बनाने के लिए कर रहा था। और इसी टाइम पीरियड में 1945 से लेके 1991 के बीच में, दोनों के बीच में शीत युद्ध तो चल रहा था, दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर वॉर चल रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका जो था वो यूएसएसआर से आगे निकल रहा था। और जो भी देश आज की डेट में भी, जिस देश के पास टेक्नोलॉजी है, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, दुनिया की राजनीति में डोमिनेट करेगा, उसका प्रभुत्व रहता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करता है? आपके पास, आपके देश में पैसा लाता है। जिस आज आप देख सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो देश आगे है, वो देश आज इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी है। जैसे अमेरिका, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इकोनॉमिकली दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। चाइना देख लो, जापान देख लो, जर्मनी देख लो, ये सारे टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस कंट्री हैं। तो एडवांस कंट्री जो होते हैं उनकी इकोनॉमी भी एडवांस होती है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। तो सोवियत संघ क्या हो रहा था? इसी टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ रहा था। अब पश्चिमी देशों से जब वो पिछड़ रहा था टेक्नोलॉजी के मामले में, इसका मतलब इकोनॉमिकली भी वो पश्चिमी देशों से क्या हो रहा होगा? आर्थिक रूप से भी पिछड़ रहा होगा। आर्थिक रूप से भी वैसे ही ऑलरेडी वो कमजोर हो रहा था। आर्थिक रूप से भी वैसे ही क्या हो रहा था? कमजोर हो रहा था। और उसके साथ आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था और टेक्नोलॉजी में भी पिछड़ रहा था। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप परिवहन, ऊर्जा आदि के मामलों में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा, बुनियादी ढांचे का अभाव होगा, तो जिसके कारण क्या होगा? लोगों की आर्थिक ज़रूरतें, आकांक्षाओं का मतलब होता है ज़रूरतें, और वो ज़रूरतें पूरे नहीं होंगी। और जब लोगों की ज़रूरत नहीं पूरी होंगी तो सरकार से लोगों का विश्वास उठने लगेगा। एंड वंस अगेन, जब लोगों का सरकार से विश्वास उठने लगेगा तो इंटरनली, आंतरिक रूप से देश कमज़ोर होने लगेगा, और जो आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के विघटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। छठा क्या रीजन था? क्योंकि ये ध्यान रखना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन से आपको 8 से 9 पॉइंट्स लिखने होंगे, क्योंकि 150 वर्ड्स में आंसर्स लिखने होते हैं। सो आपको 8 से 9 वर्ड्स में लिखने होंगे। सोवियत संघ में जब टेक्नोलॉजी पीछे हो गई तो सोवियत संघ, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, टेक्नोलॉजी में वो पश्चिमी देशों से पिछड़ रहा था, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि सोवियत संघ का जो उत्पादन था वो भी पश्चिमी देशों से पीछे होने लगा। उत्पादन का मतलब होता है फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स पुरानी टेक्नोलॉजी की यूज हो रही थी। सोवियत संघ की आबादी बढ़ रही थी, उपभोक्ता वस्तुओं की जरूरत बढ़ रही थी। उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर, जो देश की जनता गुड्स यूज करती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या जो भी, मतलब देश की जनता का यूज करने की जो आइटम्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, उनका प्रोडक्शन होता है। और जब आप पुरानी टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और आबादी बढ़ रही है, एक तरफ तो आपकी पॉपुलेशन
आबादी बढ़ रही है और आपके पास टेक्नोलॉजी भी पुरानी है जिससे आपका उत्पादन भी आबादी बढ़ रही है और उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिसका रिजल्ट ये होगा कि अ, जो उत्पादन कम हो रहा है तो वस्तु कम होने लगेंगे, और वस्तु अगर कम होने लगे, अगर वस्तु की कमी होने लगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वस्तु महंगा हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, देश में क्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आप इस लॉजिक को ध्यान रखेंगे कि क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत संघ पीछे पिछड़ गया, पीछे रह गया वेस्टर्न कंट्रीज से, और आबादी बढ़ रही थी। तो टेक्नोलॉजी पीछे हो रही है, आबादी बढ़ रही है, जिससे प्रोडक्शन, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन उस देश में, सोवियत संघ में, हो नहीं रहा था। जब प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं होगा तो वस्तुओं की कमी होने लगेगी, जब वस्तु कम होने लगेगी तो वस्तु महंगा होने लगेगा, और देश में महंगाई बढ़ने लगेगी, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, और इससे देश धीरे धीरे इंटरनली वीक होगा, जो कि सेम किसके साथ हुआ, सोवियत संघ के साथ। और सोवियत संघ भी आगे चलकर टूट गया और कमजोर हो गया, टूट गया। एक बड़ा कारण ये भी बना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर सोवियत संघ में अनाज की कमी हो गई, अगेन आबादी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो अनाज की भी कमी होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। सरकार लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही थी, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्योंकि एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, उनको डर ही नहीं था कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन तो होता नहीं है, हमें महंगाई बढ़ रही है तो हमें जनता को जवाब तो देना नहीं है। तो वो लोगों के जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई, सो उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब लोगों की समस्याओं को सरकार, उस देश की सरकार ही नज़रअंदाज करेगी तो वो देश धीरे धीरे, देश की जनता सरकार के अगेंस्ट होने लगेगी, और देश कमज़ोर होगा, और अगेन देश टूटेगा। देश अ, इसी ऐसा ही सोवियत संघ के साथ भी हुआ। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप, देखो अपने घर में आग लगी है और सोवियत संघ जी जो हैं वो अटैक करने चले गए अफगानिस्तान में। सोवियत संघ 1979 तक आते आते सोवियत संघ की इकोनॉमी जो थी बहुत वीक हो चुकी थी, लेकिन भाई साहब ने अपने प्रॉब्लम्स को ध्यान में नहीं दिया कि भाई मेरे घर में खुद आग लगी है, दूसरे घर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोवियत संघ क्या थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पॉलिटिकल भी अनस्टेबल हैं, राजनीतिक रूप से भी सिचुएशन ख़राब हो रही है। लेकिन भाई साहब चले गए अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर करने के लिए, अफ़गानिस्तान के मैटर में, और वहाँ पे उन्होंने अटैक किया 1979 में। अब भाई आप किसी भी देश पर अटैक करेंगे तो आपके पास वैसे ही पैसा कम है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, और अटैक करेंगे, वॉर करेंगे, तो जो भी पैसा बचा कुचा है वो भी आप वॉर में खर्च कर देंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी कमज़ोर होगी, और इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो फिर देश क्या होगा, देश कमज़ोर होगा। और यही एक बड़ा रीज़न बन गया कि सोवियत संघ टूट गया। क्यों? क्योंकि जब सोवियत संघ में जो बाकी जो 14 देश थे, जो सोवियत 14 देश प्लस 1 रूस था, रशिया था, और भाई सारा रिसोर्सेज तो रशिया ले जाता था। इन 14 देशों को सोवियत संघ के साथ कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, और इनको लगा कि अब इनको मौका चाहिए था कि भाई अब सोवियत संघ इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, जो 14 देश थे। तो ये वैसे भी अलग होना चाह रहे थे, और ये अलग होना चाह रहे थे, इनको एक मौका, सोवियत संघ के एक राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन्होंने इनको मौका दे दिया कि ठीक है, यू आर फ्री टू डू योर ओन बिजनेस, आप अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं, अलग होइए, नहीं होना चाहते नहीं होइए, लेकिन सोवियत संघ और रूस अब आपकी इकोनॉमिकली हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इन 14 देशों ने सोचा क्या फ़ायदा, जब इकोनॉमिकली हेल्प नहीं कर पाएगा हम अलग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे 1989 से वो अलग होना स्टार्ट होते हैं। देखिए 79 में अटैक किया, 1989 तक अफगानिस्तान में रूस रहा, सोवियत संघ मतलब 1989 तक अफगानिस्तान में रहा, वहाँ से 1989 में वापस आ गया, और उसी समय मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि आगे पढ़ेंगे, और उन्होंने फिर बोल दिया कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुके हैं, सो वी कांट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, जो भी यहाँ से अलग होना चाहता है सोवियत संघ से वो फ्री है। सो आगे चल के उसी वजह से 1991 में पूरी तरह सोवियत संघ कोलैप्स कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया। सोवियत संघ के विघटन का तत्कालिक कारण मतलब होता है इमीडिएट रीजन। मतलब तत्कालिक कारण को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो मतलब आग लगी है, धुआं निकल रहा है, बट वही है, धुएं को फायर में कन्वर्ट करना है, आग को भड़काना है, तो घी डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। तो पेट्रोल क्या होता है, वही तत्कालिक कारण, मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसा रीजन जिसकी वजह से इंसिडेंट तो हो रहे हैं, लेकिन अब वो इंसिडेंट हो ही जाता है, मतलब धुआं निकल रहा है, आप पेट्रोल डाल देते हैं, और जैसे ही आपने पेट्रोल डाला आग लग जाएगी। सो सोवियत संघ धीरे धीरे इंटरनली कमजोर हो रहा था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की ने कुछ सुधार किए, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स किए सोवियत संघ में, अब वो पेट्रोल का काम कर गया कि सोवियत संघ वैसे ही
टूटने के कगार पर आ चुका था। मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना चाह रहे थे कि ठीक है सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, बट इन्होंने सुधार कुछ इस तरीके से किया कि वो पेट्रोल का काम कर गया और सोवियत संघ विद इन 2 ईयर्स और 5 ईयर्स, मिखाइल गोर्बाचेव के राष्ट्रपति के बनने के बाद विद इन 5 ईयर्स वो सोवियत संघ धीरे धीरे टूटने लगा। इसलिए सोवियत संघ के विघटन का तत्कालिक कारण मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति को माना जाता है। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि अब नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और उनकी सुधार नीति क्या थी। सो ये पूरा जो टॉपिक है ये इस बारे में बता रहा है कि सोवियत संघ के टूटने के क्या कारण थे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये बताना होगा, फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे कि सोवियत संघ में विघटन के क्या कारण थे। तो जैसे आपने बना दिया तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के पहले विघटन का कारण था सभी संस्थाओं पर एक पार्टी का प्रभुत्व, मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी, सुधार नीति, उसके अलावा महंगाई, है ना? उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अ, सभी संसाधनों का इस्तेमाल, सभी संसाधनों का प्रयोग हथियार बनाने के लिए। सो ये सारे ऐसे 2-3 वर्ड्स की क्या बना देंगे आप, फ्लो चार्ट बना देंगे। और ध्यान रहिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही पॉइंट की जो कंटेंट होते हैं उनको अलग-अलग फ्लो चार्ट में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अलग-अलग पॉइंट्स लिखने हैं, है ना? तो मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, महंगाई, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार क्या करेंगे, सर्कल बना के फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आप इसको देख-देख के एक्सप्लेन कर देंगे। इससे आपके मतलब मार्क्स भी बढ़ेंगे और आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी जस्ट हमने थोड़ा मेंशन किया। उन्होंने सुधारों को क्यों आवश्यक समझा? भाई वो उन्होंने क्यों सुधार किया? उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी सुधार करने की? और कौन-कौन से सुधार किए? स्पष्ट कीजिए। तो ये एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज़ ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली आना किसमें है? क्वेश्चंस में ही आने हैं पेपर। सो यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर भी साथ में डील कर रहे हैं। सो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ें करा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर का नहीं है, ये पूरा अपने आप में टॉपिक है। जो भी क्वेश्चन है, वो एक अपने आप में टॉपिक है। मैंने टॉपिक को ही क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि ऐसे ही आएगा। सो क्वेश्चन को ज़रा स्टूडेंट्स आप ज़रा ये भी ध्यान देंगे कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें, तो क्वेश्चंस को पढ़ने के दौरान ये उसको भी समझना होता है कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है। जैसे पहला कह रहा है मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो पहला पार्ट ये हो गया। सुधारों को क्यों आवश्यक समझते थे? दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट है कि भाई उन्होंने सुधार कौन-कौन से किए? तो मतलब 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ रहा है और यू हैव टू आंसर इन ईच पार्ट। तो आपको सभी पार्ट्स में आंसर्स करने होंगे। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो कौन थे का क्या है? 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। महासचिव मतलब हेड बने, महासचिव बने और फिर वही आगे चलकर क्या बन गए? सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन गए। तो ये तो कौन थे पता चल गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। भाई उन्होंने सुधार किया और आपको पता ही है कि 1985 तक आते-आते क्या हो गया, सोवियत संघ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने अटैक किया था, जिसकी वजह से भी और उसकी इकोनॉमी वीक हुई। सो मिखाइल गोर्बाचेव को लगा और आपको पता है उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में एक ही पार्टी का कंट्रोल था, करप्शन बहुत ज़्यादा था और ओपननेस मतलब खुलेपन का अभाव था। तो उनको लगा कि यार अब हमें थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सोवियत संघ में जो रशिया है और वीक होने लगेगा। सो उन्होंने कहा कि हम सुधार करेंगे, तो देखते हैं क्या-क्या रीज़न्स बने, सुधारों की आवश्यक क्यों समझा उन्होंने। अ, प्रशासन और राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार। ऑलरेडी आपको पता है कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, जिसकी वजह से सोवियत संघ के प्रशासन और राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। जवाबदेही की कमी, जवाबदेही का मतलब जनता के प्रति सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी जवाबदेही नहीं थी। प्रशासनपन में खुलेपन का अभाव था, कमी थी। खुलेपन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सरकार क्या डिसीजन ले रही है, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो खुलेपन की कमी थी और इसी के कारण उन्हें लगा सुधार आवश्यक है। क्योंकि सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रशासन में खुलापन होगा, देखिए लॉजिक है सीधा, क्योंकि चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है। क्या है, अगर अगर प्रशासन में खुलापन होगा मतलब जनता को पता होगा कि देश की सरकार क्या डिसीजन ले रही है, क्या पैसा खर्चा कर रही है। ऊपर एरो का मतलब खुलापन ज़्यादा होना। तो खुलापन ज़्यादा होगा तो सरकार जवाबदेह भी ज़्यादा होगी। सरकार क्या होगी? जवाबदेह भी ज़्यादा होगी। जवाबदेह का मतलब जनता को सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेह ज़्यादा होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कम होगा और भ्रष्टाचार अगर किसी देश में कम होगा तो वो देश आंतरिक रूप से क्या होगा?
आंतरिक रूप से वो देश क्या होगा, मजबूत होगा। और जब देश मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है देश आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, राजनीतिक रूप से भी मजबूत होगा। जब देश मजबूत होगा, फिर देश मजबूत होगा तो फिर वो अपनी बातों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रख भी सकता है। सो इसलिए उन्होंने सुधारों को आवश्यक समझा। ये लॉजिक है, आप इस लॉजिक के थ्रू भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। चीज़ों को रटना नहीं है, आपको समझना होगा कि भाई सुधार की आवश्यक क्यों है। तो भाई प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे थे वो लोग। तो आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सुधारों को मिखाइल गोर्बाचेव को क्यों लगा कि सुधार क्यों ज़रूरत है, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल दिमाग लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या प्रॉब्लम्स थी सोवियत संघ में। वही प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन्हें रिफॉर्म करना पड़ा होगा। और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, कि प्रशासन और राजनीति में जवाबदेही की कमी, भ्रष्टाचार ज़्यादा था। पश्चिमी देशों से भाई साहब पीछे हो रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज से ऑलरेडी वो सूचना और टेक्नोलॉजी के मामले में क्या हो रहे थे, पीछे हो रहे थे। कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हो रहे थे, और वहाँ पे क्रांति हो रही थी, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो भाई सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए भी उन्हें सुधार करने की ज़रूरत थी। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध को मजबूत करने पे बल दिया। पश्चिमी देशों के साथ मतलब वही अमेरिका और अमेरिका के गुट में शामिल जितने भी ब्रिटेन, फ्रांस के देश थे, उनसे अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिकली सोवियत संघ वीक हो चुका था, और वीक इकोनॉमिकली उसको फिर से पावरफुल बनाने के लिए वेस्टर्न कंट्री के साथ उसे ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित करना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करी। और सोवियत संघ का लोकतांत्रिकरण का मतलब है इलेक्शंस कराने के लिए भी उन्होंने सोचा कि अब इलेक्शंस करवाएंगे, ताकि सरकार को, जनता को, सरकार को, प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके, खुलेपन अधिक बढ़ाया जा सके। तो ये सब कुछ सुधार करने का उन्होंने निर्णय लिया। यही सुधार आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गया। समझते हैं कैसे कारण बना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है, उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। सो पहला सुधार उन्होंने जो किया, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति क्या थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार की कोशिश करी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमजी थे, एमजी मतलब मिखाइल गोर्बाचेव, महात्मा गांधी नहीं, तो ध्यान रखना है। एमजी जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने सोवियत संघ में आर्थिक प्लस राजनीतिक सुधार की कोशिश करी, क्योंकि यही दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा थी सोवियत संघ में। आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार के लिए उन्होंने दो नीति अपनाई। एक नीति अपनाई, अ, अगर मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक सुधार के लिए जो उन्होंने नीति अपनाई, उसका नाम था पेरेस्ट्रोइका। ये रहा पेरेस्ट्रोइका, पुनर्गठन। पेरेस्ट्रोइका का हिंदी वर्जन होता है पुनर्गठन। और गिलासनोस्त, नोस्ट भी होता है, नोस्त भी होता है, और गिलासनोस्त का मतलब खुलापन। तो राजनीतिक सुधार के लिए उन्होंने जो नीति अपनाई, उसका नाम था गिलासनोस्त, खुलापन। क्योंकि राजनीति में खुलेपन का अभाव था, भ्रष्टाचार ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने राजनीति में सुधार, और राजनीति में सुधार के लिए कौन सी नीति अपनाई, गिलासनोस्त। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। सो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ लेता है, व्हाट इज मेंट बाय द ग्लासनोस्ट। तो ओपननेस क्वेश्चन है, होता है कि ग्लासनोस्ट से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन देगा ए बी सी डी। तो ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। और पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है पुनर्गठन, पेरेस्ट्राइका। तो पी फोर पुनर्गठन, तो पी फोर पेरेस्ट्राइका, पी फोर पुनर्गठन। इस लॉजिक से आप चीज़ों को याद रखेंगे। सो क्या मतलब था, आर्थिक रूप से पेरेस्ट्राइका और राजनीतिक सुधार के लिए ग्लासनोस्ट की नीति, खुलापन लाना। तो इसका क्या मतलब था, भाई देखो, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, सारे संसाधन का इस्तेमाल हथियार, परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो अब उन्होंने लगा कि अबे इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए उसे रीस्ट्रक्चर, पुनर्गठित करना पड़ेगा, सारे संसाधनों को अच्छे से दोबारा मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए पेरेस्ट्राइका जो थी, पुनर्गठन की नीति, आर्थिक सुधार की थी। और खुलेपन, प्रशासन में बहुत सारा भ्रष्टाचार था, प्रशासन में खुलेपन लाने के लिए उन्होंने ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई। इन सुधारों को मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी सुधार किए। कौन कौन से, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़, आर्म्ड रेस बंद करी। क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध में क्या था, दोनों के बीच में दो प्रकार की लड़ाई थी शीत युद्ध में। एक तो लड़ाई थी वैचारिक लड़ाई थी, वैचारिक का मतलब वही साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई थी। और एक जो लड़ाई थी वो हथियारों को लेकर थी, कि तेरे हथियार बढ़िया हैं कि मेरे हथियार बढ़िया। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा, भैया तुम्हारे ही हथियार बढ़िया हैं, हमें अभी तुमसे हथियारों की कोई लड़ाई लड़नी नहीं है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ बंद कर दी। उसके बाद अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की सैनिकों की वापसी का आह्वान किया। भाई अफगानिस्तान में आपको पता ही है 1979 में क्या किया था, अटैक किया था, अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया। और पूर्वी यूरोप में क्या है, क्योंकि आपको पता ही होगा यूरोप दो गुटों में बटा हुआ था, एक था पश्चिमी यूरोप और एक था पूर्वी यूरोप।
पूर्वी यूरोप का नेता कौन था भाई साहब? खुद भाई साहब यूएसएसआर थे, सोवियत संघ थे। और सोवियत संघ ने अपनी फोर्स भी पूर्वी यूरोप में अपॉइंट कर रखी थी कि भाई पूर्वी यूरोप पर कोई खतरा ना आए, इसलिए यूएसएसआर ने अपनी सेना पूर्वी यूरोप में कर रखी थी। अब 1990 तक आते हैं यूएसएसआर खुद कमजोर हो गया, तो उसने कहा भैया हमें पूर्वी यूरोप अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, हम अपनी सैनिक वहां से वापस बुला रहे हैं। भाई जैसे ही पूर्वी यूरोप को फील हुआ कि जब सोवियत संघ हमारी सुरक्षा कर ही नहीं सकता, हमें हेल्प कर ही नहीं सकता, तो हमें इसको गुट में रहने का क्या मतलब है? तो भाई बस जो पूर्वी यूरोप के देश भी सोवियत संघ से गुट से अलग होने लगे। और मिखाइल गोर्बाचेव ने भी एक पॉलिसी बहुत डिक्लेयर कर दी, देखो भाई मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, सोवियत संघ में शामिल देश सोवियत संघ में रहना चाहते हैं, वेलकम है, वो खुद अलग होना चाहते हैं, अलग हो जाए। और सबसे पहले अलग होने वाला लुथियानिया था। वो भाई साहब बहुत बेचैन हो रखे थे कि भैया मुझे इससे बाहर निकलना है, क्योंकि एक बड़ा रीजन था कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी के एकीकरण में सहायक भूमिका निभाई। जर्मनी का एकीकरण, ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जर्मनी का एकीकरण का क्या मतलब है? आपको याद होगा बर्लिन की वॉल। बर्लिन की वॉल आपको याद होगा कि बर्लिन की वॉल बनी थी, बर्लिन की दीवार, और ये बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में। तो ये जो बर्लिन की जो दीवार थी, बर्लिन की दीवार ने पूर बर्लिन की जो दीवार थी, इसी दीवार ने यूरोप को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, है ना? और बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। तो जब यूरोप को इसने दो भागों में बांट दिया, तो जर्मनी को भी दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। भाई साहब जब एक ही जर्मनी, एक ही देश दो हिस्सों में एक दीवार की वजह से बट गया, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा भाई शीत युद्ध अब बंद करते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सो जर्मनी के एकीकरण में, तो फिर जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार थी 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई लोगों द्वारा, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो जर्मनी के एकीकरण में भी मिखाइल गोर्बाचेव ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोवियत संघ का लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास किया, अगेन थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि वो ओपननेस खुलापन लाना चाहते थे। डेमो उन्होंने इलेक्शंस करवाए, और साथ में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शीत युद्ध यहाँ से समाप्त होता है, अमेरिका और रूस की कोई भी या सोवियत संघ की कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो उन्होंने समझौता करना स्टार्ट कर दिया यूएसएसआर, सॉरी अमेरिका से, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है कि क्या वास्तव में सोवियत संघ के विघटन का जो जिम्मेदार थे वो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार की नीति थी? क्या मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग थॉट्स हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछेगा भी तो अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप ध्यान रखेंगे। तो क्या वास्तव में सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारों की नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ? तो आप जरा देखेंगे कि भाई साहब मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने जो भी सुधार किया, उन्होंने आते ये तो डिक्लेयर नहीं किया कि मैं सुधार कर रहा हूँ, और सुधार की वजह से मैं क्या करूँगा? सोवियत संघ को तोड़ दूंगा। भाई उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन था भैया मुझे सोवियत संघ में जो कमजोरी आ गई है, जो सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका है, मुझे उस वीकनेस को दूर करना है। और उनका इंटेंशन ये था कि सोवियत संघ को फिर से एक पावरफुल देश बनाना है। इंटेंशन वॉज गुड। फिर भी क्या हो गया? उनकी रिफॉर्म पॉलिसी की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। सो द थिंग इज कि इंटेंशन अच्छा था, बट विद्वानों का मानना था कि भाई उन्होंने जिस तरीके से सोवियत संघ में सुधारों को लागू किया, दैट वाज नॉट गुड, वो सही नहीं था। वही एक अल्टीमेट रीजन बन गया, अंतिम एक तत्कालिक कारण बन गया सोवियत संघ के विघटन का। तो जरा देखते हैं कि क्या वही वास्तव में जिम्मेदार थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी सुधार नीतियों के माध्यम से सोवियत संघ में व्याप्त जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी, उनको हल करने का प्रयास किया। अगेन इंटेंशन बहुत अच्छा था, और इन सुधारों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया, और इस विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को जिम्मेदार माना जाता है। विद्वानों के अनुसार सोवियत संघ में वास्तव में सोवियत संघ के विघटन का कारण गोर्बाचेव की सुधार नीति नहीं, बल्कि निम्नलिखित परिस्थितियां थी। परिस्थितियां क्या क्या थी? जैसे गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू करने के लिए व्यवस्था में ढील दी। व्यवस्था में ढील का मतलब उन्होंने पूर्वी यूरोप के देश जो उनके गुट में शामिल थे, एज वेल एज सोवियत संघ में जो शामिल जो 14 देश थे, उनको बोल दिया कि आप अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, सोवियत संघ इंटरफेयर नहीं करेगा, और इकोनॉमिकली हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। ऑलरेडी पूर्वी यूरोप के देशों में और सोवियत संघ में जो 14 देश थे, वो ऑलरेडी वो अलग होना चाह रहे थे सोवियत संघ से, और उन देशों की जनता
आंदोलन कर ही रही थी, मूवमेंट कर ही रही थी कि भैया हमें इनसे अलग होना है। तो वहाँ की जनता ने जैसे ही सुधार स्टार्ट किया, व्यवस्था में उन्होंने ढील दी और उन्होंने खुद बोल दिया कि भई हमें अलग, आपको अलग होना है, हो जाइए। तो जनता ने वहाँ पे और आंदोलन जो है अपनी सरकार, मतलब जैसे उज़्बेकिस्तान और मतलब जो भी पूर्वी यूरोप के देश और जो सोवियत संघ में जो 14 देश थे, वहाँ की जनता ने अपने-अपने देश की सरकार को बोला कि भैया आप अलग हो जाओ, हमें सोवियत संघ के नियंत्रण में नहीं रहना। तो जनता का जब विरोध शुरू हुआ तो सोवियत संघ में शामिल देश 14 प्लस एक तो खुद रशिया था और बाकी पूर्वी यूरोप में जो शामिल देश थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब जनता हमारी कह रही है अलग होना है, तो उन्होंने अलग हुआ। विरोध शुरू किया जनता ने और फिर उसके बाद गोर्बाचेव ने इस आंदोलन को दबाने का कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, अगर आपको रहना है रहो, नहीं रहना जाओ। सो कोई कदम नहीं उठाया और यही कदम ना उठाने की वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, ऐसा विद्वानों का मानना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोवियत संघ में जनता के कुछ विद्वानों के अनुसार सोवियत संघ में जनता के कुछ वर्गों का मानना था कि मिखाइल गोर्बाचेव को और तेजी से सुधार करने चाहिए थे। मतलब जनता का एक हिस्सा ये मान रहा था कि जो सोवियत संघ में गोर्बाचेव सुधार कर रहे थे वो बहुत स्लो था, बहुत तेजी से रिफॉर्म करने चाहिए थे। और क्योंकि तेजी से रिफॉर्म नहीं हुए, गोर्बाचेव सही से काम नहीं कर पाए, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी, काम करने का तरीका ठीक नहीं था, इस वजह से जनता नाराज हो गई और जनता का मानना था इसी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव की इसी कार्यशैली, कार्य करने के तरीके की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बाकी कुछ वर्गों का मानना था मिखाइल गोर्बाचेव बहुत तेजी से सुधार कर रहे थे, ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, तेजी से सुधार कर रहे थे जिसकी वजह से व्यवस्था संभल नहीं पाए। और उसके अलावा सोवियत संघ में शामिल देशों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना पैदा हुई। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी देर पहले ही हमने इस वीडियो में पढ़ा था कि सोवियत संघ में जो शामिल दूसरे देश थे, वो कल्चरली और लैंग्वेज के बेस पे सोवियत अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहे थे। तो उन देशों में वहाँ की देश की जनता में अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के लिए प्यार की भावना, संप्रभुता की भावना पैदा होने लगी। और ये संप्रभुता की भावना बाल्टिक गणराज्य वही एस्टोनिया, लैटविया और लुथानिया, इन तीनों देशों में, जॉर्जिया, यूक्रेन जैसे देशों की जनता ने बोला कि भैया हमें सोवियत संघ से अलग होना है। उनकी इच्छा थी कि हम सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं और सोवियत संघ से अलग होने के लिए इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने, एमजी साहब ने उस आंदोलन को दबाने की कोई कोशिश नहीं की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अल्टीमेटली 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह टूट गया और सोवियत संघ 15 देशों में टूटा, 15 देशों में टूटा, 15 देशों में विभाजित हो गया। एक तो 14 देश, तो अभी मैं चैप्टर के एंड में आपको मैं बताऊंगा बाकी 14 देश कौन थे, प्लस वन एक खुद रशिया था। तो 15 देश में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आज के लिए हम ये वाला टॉपिक करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को आज की क्लास फिनिश करेंगे। सो द थिंग इज़ कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ भैया, टूट तो गया लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ। और भाई सोवियत संघ कोई ऐसा युगांडा जैसा देश तो है नहीं, छोटा सा देश कि भाई टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोवियत संघ अगर एक बड़ा देश था, इकोनॉमिकली चाहे जैसा भी था, एक पावरफुल देश था, तो भाई वो टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो दुनिया की, उसका प्रभाव दुनिया की राजनीति और खुद सोवियत संघ पर प्रभाव पड़ा। तो ये ध्यान रखना है, सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव खुद सोवियत संघ पर पड़ा, यूएसएसआर पर पड़ा और दुनिया की राजनीति पे पड़ा, दोनों पे ही प्रभाव पड़ा। दुनिया की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, सबसे पहला तो भैया शीत युद्ध का समाप्त हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये तो शॉर्ट नोट्स हैं इसलिए मैंने ये लाइन में लिखा है, आप पूरा फुल लेंथ में आंसर्स करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप। फुल लेंथ में कैसे इसका आंसर लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के अभी थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप, पूरा लिखेंगे, परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का अंत हुआ या शीत युद्ध समाप्त हो गया, ऐसे आप फुल लेंथ में लिखेंगे। प्लस एक बात और करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आएगा, तो आप ये भी बता देंगे, मेंशन कर देंगे कि 1991 में हुआ। सो क्योंकि जब भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो हम उम्मीद की जाती है कि जो मेन वर्ड होता है, कोर वर्ड होता है क्वेश्चन का, उसको भी आप एक्सप्लेन कर दें कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। तो पहले ये भी बता दें विघटन कब हुआ और उसके बाद परिणाम बता दें। परिणाम दुनिया की राजनीति पे हुआ और खुद सोवियत संघ पे हुआ। दुनिया की राजनीति में पहला क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अर्थात अमेरिका का आधिपत्य उदय हुआ। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, चैप्टर का नाम क्या था, दो ध्रुवीय। दो ध्रुव का मतलब दो देश पावरफुल हैं, कौन कौन से थे, यूएसए, अमेरिका और यूएसएसआर। अब दोनों में से कौन टूट के बर्बाद हो गया, यूएसएसआर, तो बचा कौन, यूएसए।
तो यूएसए दुनिया में एक सिंगल पावर बचा। सिंगल पावर का मतलब दो ध्रुव से अब एक ध्रुव, एक ध्रुव का मतलब सिंगल पावर। तो दुनिया में एक ही शक्तिशाली देश बचा और इस वजह से दुनिया की राजनीति में अमेरिका का आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब उसका डोमिनेंस, उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ दुनिया की राजनीति में। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, खत्म हो गई। हथियारों की होड़ आपको पता ही है, सोवियत संघ और यूएसए अमेरिका के बीच में था कि किसके पास बेहतर हथियार है। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में वैचारिक संघर्ष भी समाप्त हो गया। भाई पूंजीवाद का सपोर्टर कौन था? यूएसए। और साम्यवाद का सपोर्टर कौन था? यूएसएसआर। और आपको पता ही है यूएसए और यूएसएसआर में ये विचार की लड़ाई थी। दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। साम्यवाद प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति को समर्थन नहीं देता है। वो कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इससे अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ता है। पूंजीवाद कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो इसके बारे में और थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेंगे और डिटेल में। सो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो झगड़ा था, और इस ये झगड़ा भी एक तरह से जो विचारों की लड़ाई थी, ये भी खत्म हो गया शीत युद्ध के अंत के साथ ही। सोवियत संघ से अलग होकर 15 नए देश बने, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था 15 नए देश बने। 14 तो वो थे जो अ, अलग हुए, और एक खुद रशिया था। रूस पे क्या प्रभाव पड़ा? भाई रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि सोवियत संघ के पास जो भी पैसा, पावर और जो भी था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी पैसा था, वो सारा किसको ट्रांसफर हो गया? रूस को। उत्तराधिकारी मतलब अब बहुत एक लेमैन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। सोवियत संघ अगर फादर है, तो फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलती है? बेटे को मिलती है, मतलब उनके बच्चों को मिलती है। तो रूस उत्तराधिकारी मतलब सोवियत संघ का बच्चा बना, तो सोवियत संघ को ही उस सारी जो सोवियत संघ की सॉरी रूस को सोवियत संघ की सारी जिम्मेदारी, पैसा और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोन जो भी था, वो रूस को ही उठाना पड़ा। रूस अब एक बड़ी महाशक्ति नहीं रहा। बड़ा एक उसका नुकसान ये भी हुआ कि क्योंकि इकोनॉमिकली वो वीक हो चुका था, और रूस सामाजिक और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गया। सो ये रूस का अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सोवियत संघ के विघटन का। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही, और आज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये टॉपिक फिनिश करवा दूंगा। और स्टूडेंट्स आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, और अगर कोई भी टॉपिक, अगर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना सपोर्ट देते रहिए, और मैं आने वाले टाइम में मैं थोड़ा-सा और इसको इनोवेटिव होकर कराने की कोशिश करूँगा, कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।